इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजेला कार्टर का लिखा हुआ शॉर्ट स्टोरी द ब्लडी चेंबर के बारे में। इसका पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे, समरी हम लोग डिटेल पढ़ते हुए आगे चलेंगे ताकि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी है आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ज्वाइनिंग लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग इस टाइटल को देखें द ब्लडी चेंबर, तो टाइटल को देख करके हम लोग को एक हॉरिफिक टाइप का फीलिंग आ रहा है कि ऐसा चेंबर जो खून से सना हुआ हो। तो जाहिर सा बात है जहाँ पे खून भरा चेंबर होगा वो कोई बहुत प्योर इनोसेंट प्लेस तो होगा नहीं। द टाइटल इटसेल्फ इन्वोक्स अ सेंस ऑफ वायलेंस, फियर एंड समथिंग मैकेबर इन अस, है ना। बहुत अजीब सा एक भय का परिस्थिति ये तैयार करता है और ये है भी। ये एक ऐसा कहानी है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे पैट्रियार्कल पावर एक्सप्लॉइट करता है फेमिनिन जेंडर को। इनोसेंस कैसे अपने ही आप में करप्ट होने का पोटेंशियल लेके पैदा होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक्चुअली ये एक लेजेंड है, उसका मॉडर्न रीवर्किंग किया गया है किस हिसाब से, फेमिनिस्ट एंगल से। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका समझते हैं पूरा कहानी। इस कहानी का बेसिस है ब्लू बियर्ड लेजेंड। ब्लू बियर्ड लेजेंड के अनुसार एक रिच और अगली मैन हुआ करता था जिसका दाढ़ी नीला कलर का था। वो काफ़ी रिच था और उसने पहले 3 शादियाँ ऑलरेडी करके रखा था, लेकिन तीनों पत्नियों को ही उसने टॉर्चर करके मार दिया था। वो काफ़ी मतलब खिसका हुआ टाइप का आदमी। तो वो एक बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल लड़की को शादी करके लेके आता है। तो जो उसका सबसे रीसेंट और चौथा पत्नी होता है उसको पता चलता है, एक बार वो ब्लू बियर्ड जाता है अपना कोई बिजनेस का काम से जाता है बाहर, तब वो एक की देके जाता है। बिजनेस के काम में जाए से पहले पूरा घर को वो अपने वाइफ के जिम्मेदारी में करके जाता है और चाबी देके जाता है और बोलता है कि एक चाबी छोड़ के सब चाबी तुम यूज़ करना, वो चाबी मेरा सीक्रेट रूम का है, वहाँ मत खोलना। और वहीं वाला सीक्रेट चाबी से उसका वाइफ खोलती है टॉर्चर चेंबर और उसको पता चलता है वहीं पे उसके पिछले तीनों बीवियों के लाश पड़ा हुआ है जिसको उन्होंने टॉर्चर करके मारा है। फिर जब वो ब्लू बियर्ड वापस आता है तो उसको पता चल जाता है कि उसका चौथा पत्नी को उसका राज पता चल गया। अब वो उसको बिहेड करने वाला है, तलवार लेके उसका सर काटने को रहता है। ठीक उसी वक्त उसका भाई यानी जो फोर्थ वाइफ का भाई है वो वहाँ आ जाता है और उसका जो ब्लू बियर्ड है उसको मार गिराता है। तो ये है ब्लू बियर्ड का लेजेंड। अब इस लेजेंड के ऊपर बेसिस करके ये शॉर्ट स्टोरी लिखा गया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ आपको चेंज दिखेंगी। सबसे पहला चीज़ जो चेंज दिखेगा वो है यहाँ पे फेमिनाइन एजेंसी है। ब्रदर के जगह पे यहाँ पे हीरोइन का मदर आकर के सेव करती है। तो इस पूरा चीज़ को एक तरीके से फेमिनिस्ट एंगल से कहा गया कि कैसे पैट्रियार्क की फेमिनिस्ट पावर को या कहा जाए कि फेमिनिस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करता है अपना हिसाब से, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाया गया है कि कैसे फेमिनाइन पावर अगर खुद को एक्नॉलेज करे, खुद का शक्तियों के बारे में वो अवेयर हो, तो वो इन सारा का खिलाफ में लड़ भी सकती है और विजय भी हो सकती है। ठीक है, आइए अब कहानी शुरू करते हैं। जो हीरोइन है हम लोग का कहानी का वो एक 17 साल की ब्यूटीफुल यंग वर्जिन गर्ल है। शी इज़ अ पियानिस्ट, वो पियानो बजाती है और उसका शादी होता है एक मार्क्विस के साथ। मार्क्विस क्या होता है, वो काउंट और ड्यूक ये दोनों पोस्ट के बीचों बीच में वो आता है। वो काफ़ी हाई रैंकिंग पोस्ट है, वो एक नोबल मैन है, वो काफ़ी रिच है, मतलब पूरा सोसाइटी में वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल एंड वेल्दी एक स्टेटस है एक मार्क्विस बनना। ठीक है, तो वैसे ही एक बहुत ही रिच और काफ़ी मिडिल एजड मार्क्विस से शादी होता है ये 17 साल की वर्जिन पियानिस्ट का। और शादी के बाद वो क्या करती है, पेरिस छोड़ करके चल जाती है ट्रेन में करके अपना न्यूली में हस्बैंड के साथ। अब जब वो ट्रेन में बैठ करके जा रही है तो उसका अपनी माँ का याद आ रहा है। ये हीरोइन का जो मदर है वो बिल्कुल भी नॉर्मल एकदम मतलब डैम्सल इन डिस्ट्रेस जैसा नहीं है, वीक फेमिनाइन नहीं है। शी इज़ अ वेरी पावरफुल लेडी जिन्होंने पहले अपने मतलब जवानी में टाइगर को अकेले मारा था और पायरेट्स के साथ लड़ाई किया हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने ही जो इनका बेटी है इसका शादी कराती है इस मार्किस के साथ, क्योंकि ये खुद झेल चुकी है पुअर लाइफ। इन्होंने एक पुअर सोल्जर के साथ शादी किया था, उनको पसंद करती थी, लेकिन फिर वो सोल्जर बेचारा मारा गया वॉर में और उसके लिए उसके बाद पूरा ज़िंदगी उनको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ा है। तो उनको बेटी को सेम चीज़ ना हो इसीलिए एक अच्छा संपन्न हस्बैंड के साथ उसका शादी उन्होंने किया। ठीक है, अब ये मार्क्वी रहता था एक फ्रेंच कैसल में। ठीक है, और उसके चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ था, काफ़ी लैविश और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड उसका कैसल था। अब उसका थोड़ा फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि उसका रैस्प बियर है, और बहुत ही ह्यूज बॉडी है, काफ़ी दिखने में भी मैस्कुलाइन है, अट्रैक्टिव है, और क्योंकि वो मिडिल एजड है तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी दिखता है। ठीक है,
और रिच भी है, तो सब मिलके एक यंग लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए जो जो खूबियाँ होना चाहिए वो सब चीज़ उसमें है। बट ही इज़ फॉर्मिडेबल एज वेल। ठीक है, जब वो अकेले लड़की पियानो बजाती है तो वो ये चीज़ गौर करती है कि इतना बड़ा ह्यूज बॉडी रहने का बावजूद भी कब वो मतलब उसका हस्बैंड चुपके से पीछे आ जाता है बिना आवाज़ किए, उसको पता भी नहीं चलता। बस एक सुराग है जिससे उसका हस्बैंड का आना पता चलता है, दैट इज़ द स्मेल ऑफ रशियन लेदर। ठीक है, और उसका फेस जो है, उसका हस्बैंड का फेस, उसको वो बोलती है एरम लिली। एरम लिली जैसे वाइट होता है, पेल वाइट होता है, उसका हस्बैंड का मुंह भी वैसे पेल वाइट है, जैसे देख के लगता है कोई फ्यूनरल हो रहा हो। तो उसी से एक डेडली सिंबल जुड़ जाता है। हालांकि वाइट कलर जो है वो प्योरिटी का सिंबल है, पीस का सिंबल है, लेकिन यहाँ पे वो प्योरिटी का साथ साथ एक तरीके का डेथ का भी सिंबल है, एक तरीके का डिस्ट्रेस का भी सिंबल है। अब ये मार्क्वी का जो पहला 3 पत्नियां थी उसमें से सबसे पहला था एक ओपेरा सिंगर। ठीक है, उसने ट्रिस्टन में जो इसोल्डे का एपिसोड था वो गाया था। सेकंड उसका वाइफ था एक मॉडल, ठीक है, जिसने ड्रिंक करते हुए मृत्यु हो गया जिसका। तीसरा जो उसका बीवी था वो था एक रोमानियन काउंटेस, और उसका डूब करके मौत हो गया। और उसका तीसरा बीवी का डूब के मौत होने का 3 महीने बाद ये जो प्रेजेंट हम लोग का हीरोइन है, जो फोर्थ वाइफ उसका, उससे मिला मार्क्वी। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है उसका बीवी रिच एज क्रोएसस कह के। ये एक तरीके का एक मिथिकल डिस्क्रिप्शन है, मतलब वेरी 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 रिच, ये समझाने के लिए। फिर वेडिंग नाइट से पहला दिन वो क्या करता है, अपना बीवी को लेकर के जाता है रात में, और एक उसको गिफ्ट देता है, एक डेलिकेट वाइट ड्रेस और एक रूबी कलर का चोकर। चोकर मतलब होता है जो चीक पीस होता है ना, जो छोटा छोटा नेकलेस टाइप का जो गले में टाइटली फिट होता है, उसको चोकर कहा जाता है। रूबी इन द सेंस डीप रेड कलर का। यहाँ फिर से सिंबॉलिज्म देखिए, व्हाइट एक तरीके से इनोसेंस को डिस्क्राइब करता है, और रेड एक तरीके से पैशन या एक्सपीरियंस को, एक तरीके से कह सकते हैं वायलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही साथ यहाँ पे इनोसेंस और ये जो वायलेंस है, या आप एग्रेशन कह लीजिए, वो चीज़ का को हैबिटेशन जो है, सहावस्थान है, वो आपको बार बार इस शॉर्ट स्टोरी का थ्रू आउट दिखता हुआ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ही है कि इनोसेंस का खुद का अंदर उसका करप्ट होने का पोटेंशियलिटी छुपा रहता है, और ख़ास करके अगर कोई पावरफुल मेल हो तो उसको बहुत आसानी से ही करप्ट कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्नल एवेरिस वर्ड का भी यूज़ किया गया है, उसका जो लस्ट को समझाने के लिए, उसका हस्बैंड कितना लस्टी आदमी है, कितना उसमें सेक्सुअल डिज़ायर है, यह समझाने के लिए उसका कार्नल एवेरिस बताया गया है। फिर ट्रेन से उतरता है, वो उतर के ही अपना बीवी के साइड में आता है और एक बहुत बड़ा वाला सिगार पकड़ता है, धरा करके उसको पीता है, और फिर अपना शॉफर को यानी ड्राइवर को बुलाता है। फिर वो लोग दोनों कार में करके चलते हैं, जा करके उतरते हैं कैसल का सामने, और कैसल में उसका जो फॉस्टर मदर है ये मार्केट का, वो रहती है हाउसकीपर। ठीक है, अब यहाँ पे इतना बड़ा कैसल, इतना लैविश अरेंजमेंट्स देख करके जो हम लोग का हीरोइन है उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली थोड़ा हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो इतना रिचेस वो आपने आंखों के सामने पहली बार देखी है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, थ्रिलिंग रहता है। वो खुद को बोलती है क्वीन ऑफ द सी। ठीक है, फिर जो ले जाता है मार्को उसको अपना बेडरूम में लगा हुआ है मिरर, ढेर सारा मिरर, बहुत बड़ा बेडरूम है, सुंदर से सजा हुआ है, वाइट लिली देके डेकोरेट किया हुआ है, बहुत रोमांटिक, बहुत सुंदर सा सीन है। और इसमें जब वो जाती है हम लोग का हीरोइन, वो खुद को 12 टाइम रिफ्लेक्टेड हुए देखती है, क्योंकि ढेर सारा मिरर है, सारा में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा। अब वहाँ जा करके मार्क्वेस को क्या करता है, अनड्रेस करता है, और वैसे ही अनड्रेस करा हुआ अवस्था में ही वो छोड़ के बाहर चल जाता है। फिर वो काफ़ी देर तक नहीं आता, तो बीच में बोर होते हुए हम लोग को हीरोइन क्या करती है, अब एक रोप चढ़ा लेती है अपना शरीर में, और फिर चल जाती है उसका लाइब्रेरी में जा करके उसको ढेर सारा बुक्स का साथ एक एंशंट सैडिस्टिक पोर्नोग्राफी का कलेक्शन भी मिलता है। इस चीज़ से अब उसको पता चलने लगता है कि जिस व्यक्ति से उसका शादी हुआ है वो कितना सेक्सुअली डिसओरिएंटेड है, या कहा जाए तो उसका कितना विकृत सेक्सुअल डिज़ायर है। ठीक है, और वो खुद एक ट्रैप में पड़ गई है, उसके खुद का साथ भी क्या होने चला है उसका एक फोरशैडोइंग उसको यहाँ मिल जाता है। फिर जब आता है वापस मार्क्वी, फिर वो दोनों एक साथ फिजिकली इंटीमेट होते हैं, लेकिन इस चीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ब्रूटल रहता है हम लोग को हीरोइन के लिए, बिकॉज शी इज़ वर्जिन। ठीक है, और ये बाद में मार्क्वी मेंशन भी करता है कि मैंने जितना भी वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ हूँ,
बस तुम ही एक ऐसे हो जो कम्प्लीटली वर्जिन हो। और इसका एक स्टोरी में सिंबल भी दिया जाता है ब्लडी शीट, क्योंकि जाहिर सा बात है कोई एक्सपीरियंस मैन अगर कोई वर्जिन लड़की के साथ पहले बार फिजिकली इंटीमेट होगा तो ब्लड लॉस तो होगा ही। और इसको यहाँ पे इम्पेल्ड कह के कहा गया है कि उस लड़की के लिए ये जो सेक्सुअल एनकाउंटर था वो उतना ज़्यादा रोमांटिक या उतना ज़्यादा लवेबल से ज़्यादा भी उसको बीइंग इम्पेल्ड लगा, मतलब खुद वो फीका हो जाए, यानी ब्लड लॉस हो रहा, उसको परेशानी हो रहा, तकलीफ हो रहा, ये फीलिंग बीइंग टॉर्चर्ड, ये वाला फीलिंग भी उसका आ रहा था। ठीक है, हालांकि पहली बार हुआ तो उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो खुद को यूज्ड अप समझ रही थी। इसका बाद क्या होता है, आता है उसका कॉल, एक बिजनेस कॉल अचानक से आता है मार्कवी का, और वो फिर निकल जाता है। हम लोग का हीरोइन उसको रोकने का भी काफ़ी कोशिश करता है कि अरे हम लोग हनीमून में आए हुए हैं, तो वो तुम अभी जा रहे हो, क्या बात है। तो वो बोलता है कि नहीं, बहुत पैसे का डील है ये बिजनेस डील, मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना ही पड़ेगा कुछ दिन के लिए, तो इसको मैं मिस नहीं कर सकता। तो फिर वो हीरोइन जो है वो ये रियलाइज़ करती है कि क्योंकि अब उसका साथ तो उसने सेक्स कर लिया है तो उसका अपील उसके लिए ज़ीरो हो गया है। शी इज़ नाउ यूज्ड अप, शी डजंट होल्ड एनी अपील टू हिम नाउ। और वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए वो पैसा का कमाना छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि हनीमून तो वो पहली बार कर नहीं रहा, पहला तीनों वाइफ के साथ ऑलरेडी कर लिया है, तो उसके लिए वो एक्साइटमेंट नहीं है जितना कि उसको पहली बार वो लड़की को हो रहा है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो चल जाता है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि जाने से पहले वो एक बार लास्ट टाइम एक डिनर उसके साथ करके ही फिर जाएगा। ठीक है, तो इस बीच में वो फिर एक बार निकल जाता है अपना कुछ काम काज करने, और इसी बीच वो लड़की क्या करती है, पिक्चर गैलरी उसका कैसल में है, वहाँ वो घूम करके देखती है। वहाँ उसको क्या देखने को मिलता है, द सैक्रिफिशियल विक्टिम, इसका एक पिक्चर देखने को मिलता है, एंड द फूलिश वर्जिन्स, इसका एक पिक्चर देखने को मिलता है। ये दोनों पिक्चर भी एक तरीके से ये सिंबल है कि यहाँ पे इनसेंस का यहाँ पे बलि चढ़ता है, वर्जिन्स का यहाँ पे सैक्रिफाइस होता है। तो पूरा आप देखिए जगह जगह में ऐसा सिंबॉलिज्म है जिससे कि फोर शेडोइंग हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि आगे उस लड़की के साथ, बेचारी लड़की के साथ क्या होने वाला है, क्या हशर उसका होने वाला है। ठीक है, फिर बाद में वो आता है मार्कवी लौट करके, वाइन पीता है, कॉफ़ी पीता है एक साथ, और फिर जो लास्ट डिनर है वो एक साथ करता है। और इस वक्त वो बोलता है कि चलो लास्ट डिनर के वक्त तुम क्या करो, वही वाइट ड्रेस और रूबी चोकर पहन लो। या बार बार देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वाइट ड्रेस और रूबी चोकर का, ये उसको बहुत पसंद है मार्कवी को, और वो बार बार अपना वाइफ को यही पहनाता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल मोटिव है ना कि इनोसेंस इट सेल्फ कंटेन्स द पोटेंशियल टू बी टार्निश्ड, ये इस चीज़ को वो बखूबी विजुअली बयां करता है कि एक ही साथ कैसे इनोसेंस और वायलेंस रह सकता है। या आप इस चीज़ को ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्योरिटी उसका है उसमें वो अपना वायलेंस डाल रहा है, या वाइट शीट में वो जो ब्लडी स्टेन्स था फर्स्ट टाइम सेक्स के बाद, अब उसको भी समझ सकते हैं। जिस तरीके से भी आप इसको इंटरप्रेट कीजिए, ये सेंट्रल एक सिंबल है, वो बार बार ये रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वापस वही रूबी चोकर पहन के रहता है, तो फिर उसको वो प्रेज करता है मार्कवी कि तुम दिखने में तो बहुत इनोसेंट हो, बट यू हैव अ प्रॉमिस ऑफ डिबॉचरी विद इन यू। प्रॉमिस ऑफ डिबॉचरी इन द सेंस में तुम भी लाइसेंशियस हो सकते हो, तुम भी थोड़ा सा नॉटी हो सकते हो, यू हैव दैट टिंज विद इन यू। ठीक है, तो ये सुन के वो थोड़ा सा अराउज्ड हो जाती है। ठीक है, खैर फिर वो जाता है और सारा कीज़ उसके पास देके जाता है कि ये लो मेरा ऑफिस का जितना भी चाबी वगैरह है, मैं तुमको तुम्हारा दायित्व में देके जा रहा हूँ, जब तक मैं नहीं लौटूंगा तब तक इसको संभाल के रखना। और इसमें वो सारा चाबी दे देता है, अपना ऑफिस का चाबी, अपना जितना भी संदूक रहता है उसका चाबी, जितने भी हीरे जवाहरात रहता है उसका, फिर उसका जितना शेयर सर्टिफिकेट है, सब चीज़ें, इवन उसका पोर्नोग्राफिक आर्ट कलेक्शन उसका भी चाबी दे देता है। लेकिन बस एक चाबी उसको मना करता है यूज़ करने का। तो पूछती भी है वो वाइफ कि क्यों इसको नहीं यूज़ कर सही, तब वो बोलता है कि नहीं, वो एक फालतू का डल अनइंटरेस्टेड रूम पड़ा हुआ है, उसमें कोई जाता नहीं है, मैं ही बीच बीच में जब मुझे थोड़ा बैचलर जैसे फील करना होता तो मैं वहाँ चल जाता हूँ, कुछ मिनट बिता के फिर चल आता हूँ, तो वह उस रूम में कुछ रखा हुआ नहीं है, गंदा रूम है, छोड़ो उसमें बच जाओ। ठीक है, फिर ऐसे करके वो अपना निकल जाता है अपना वो बिजनेस जर्नी में। फिर अब वो अकेली पड़ जाती है वो लड़की, तो उसको थोड़ा सा लॉन्गिंग भी फील होता है, थोड़ा सा डिज़ायर भी फील होता है अपने हस्बैंड के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिपल्स्ड भी फील करती है कि उसको प्यार वो नहीं मिल रहा क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है। लेकिन जैसे वो प्यार के बारे में सोच रही तो उसको वो दर्द, उसको वो टॉर्चर भी याद आ जा रहा है। तो एक साथ दोनों तरह का किस्म उसका दिमाग में चल रहा है। फिर वो सो जाती है और उसका सपना में आता है वाइट लिली। ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, ये वाइट और रेड का आपको सिम्बोलिज्म दिखेगा, और वाइट लिली का दिखना यानी
उसको उसका प्योरिटी को भी रिमाइंड करना और उसका प्योरिटी का डेथ होने वाला है उसका भी रिमाइंड करना, ठीक है। फिर सुबह वो उठती है, लेट से उठती है, एकदम लग्जूरियस लैविश ब्रेकफास्ट वो मंगाती है, ठीक है। ब्रेकफास्ट करके फिर 3 घंटा एकदम लगातार वो पियानो बजाती है। और इसी बीच जाने से पहले मार्क्वे ने क्या किया था, एक पियानो ट्यूनर फुल टाइम स्टाफ रिक्रूट किया था, ठीक है। हालांकि वो ब्लाइंड था, उसको रिक्रूट किया था। तो वो पियानो ट्यूनर आता है और ये हम लोग का हीरोइन बहुत सुंदर पियानो बजाती है, तो आराम से वो बैठ के वो पियानो बजाना उसका सुनता है और सुनते सुनते उसका प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो हाउस कीपर है ना, जो उसका फॉस्टर मदर था, वो अपना जो इतना दिन से घर में जो नियम चलते हुए आया है वो उसको भी मतलब समझाना चाहती है उसका वाइफ को, लेकिन उसका वाइफ क्या करता है, नहीं सुनता, अपना हिसाब से चलता है, तो रूल तोड़ देता है। तो हाउस कीपर उससे अनॉयड हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर वो क्या करता है, रात को फिर से उसने वो लैविश डिनर का इंतज़ाम करता है, ठीक है, बढ़िया से डिनर करता है। उसके बाद चल जाता है नहाने। फिर वो अपना मॉम को कॉल करता है, ये लड़की हम लोग हीरोइन मॉम को कॉल करता है और कॉल करके फिर वो रोना शुरू कर देता है, अपना दिल हल्का कर देता है कि कैसे कैसे मेरे साथ हो रहा, मैं मुझे कैसे फीलिंग हो रहा है, ठीक है। इसके बाद वो क्या करती है, जितने भी सर्वेंट्स हैं ना उनको भगा देती है और अपने हस्बैंड का जितना भी की उसने दे के रखा था हस्बैंड उसको, वो की लेके एक एक करके वो खोलना शुरू करती है। उसको दिमाग में बैक ऑफ द माइंड काम करता है कि कुछ ना कुछ मेरा हस्बैंड मुझे छुपा रहा है, आज मैं उसको ढूंढ के निकालूंगा ही। फिर उसको मिलता है, इधर उधर ढूंढते ढूंढते एक पर्सनल फाइल उसको मिलता है, उसमें से उसको मिलता है रोमानियन काउंटेस का लेटर। रोमानियन काउंटेस याद है ना कौन था, थर्ड वाइफ, जो सबसे आखिरी वाइफ थी जिसका डेथ हुआ था, जिसका बाद ये प्रेजेंट वाइफ से अपना मिला। तो उसका एक लेटर मिलता है और उसका लेटर पढ़ करके वो उसका बुद्धि देख करके, उसका इंटेलिजेंस देख के, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर देख के तंग रह जाती है कि वाह, मतलब शी वॉज सच ए ब्रिलियंट लेडी। फिर क्या होता है, आखिर में वो यूज़ करता है वो फॉरबिडन की लेके वो जाता है कहाँ, वहीं वाला फॉरबिडन रूम में। और आप जर्नी भी देखिए, वेस्टर्न टावर से होते हुए वे हॉल का थ्रू जा रहा, और उस हॉल में चारों तरफ टैपेस्ट्री लगा हुआ है। टैपेस्ट्री इन द सेंस आपका पर्दा कह सकते हैं, कारुकार्य वाला पर्दा। उस पर्दा में किस चीज़ का तस्वीर बना हुआ है, ग्रूसम मिडिएवल रेप का तस्वीर। तो ये सब चीज़ इतना घिनौना, इतना दर्दनाक है कि ये चारों तरफ देख ही आपको लग जाएगा जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, आपको एक डार्क मिडिल एज में आ गए हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ सेक्सुअल वायलेंस और टॉर्चर छोड़ के और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आप आते हैं कहाँ, वो पहुँचता है वो फॉरबिडन रूम में, उसको खोलता है, खोल करके वो एकदम तंग रह जाता है कि यहाँ तरह तरह का मतलब टॉर्चरिंग एलिमेंट रखा हुआ है। उसको रैक मिलता है, उसको व्हील मिलता है, ठीक है। फिर एक आयरन मेडन मिलता है, आयरन का बना हुआ मेडन का मूर्ति टाइप का वो मिलता है, ठीक है। इतना सब कुछ उसको मिलता है और ये देखते हुए उसको दिमाग में एक लाइन याद आता है। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो मार्क्वी है ना, उसका सबसे फेवरेट पोएट था चार्ल्स बॉडलेयर, ठीक है। अब इसमें भी आप एक कनेक्शन जोड़ सकते हैं, चार्ल्स बॉडलेयर फेमस और नोटोरियस दोनों ही है, उनका लिखा हुआ ले फ्लोर दो माल की वजह से, यानी उस जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द फ्लावर्स ऑफ इविल, जिसमें उन्होंने सारी तरीके का नेगेटिविटी, टॉर्चर, वायलेंस, ये सब चीज़ लेकर के लिखा है। तो इससे उसका टेस्ट पता चलता है मार्क्वी का कि वो हमेशा इसी तरीके का रिपल्सिव, वायलेंस, सेक्सुअल एडल्ट्री, ये सब चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टेड होता है। तो उसका एक लाइन था, द एक्ट ऑफ लव एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टॉर्चर आर द सेम। एकदम सेम नहीं भी होता, दोनों में काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी है। तो ये टॉर्चर चेंबर में घुस के है ना, हम लोग को प्रेजेंट हीरोइन को समझ में आ जाता है कि एकदम सही बात है, ये किस किस तरीके से टॉर्चर करता है, वो सोच के वो डर जाती है, उसका रूह कांप उठता है। वो देखती है कि जो मॉडल था उसका सेकेंड वाइफ, उसका जो स्कल है यानी कंकाल, माथा का हड्डी है, वो डिसएम्बॉडीड होकर लटक रहा है, ठीक है। फिर वो देखती है कि जहाँ पे वो आयरन मेडन है, आयरन मेडन का चेंबर वो खोलती है, अंदर उसको ताज़ा खून से सना हुआ बॉडी दिखता है, किसका, काउंटेस का, रोमानियन काउंटेस का, जिसका चिट्ठी वो थोड़ा देर पहले पढ़ करके आई। उसमें अभी तक स्पाइक लगा हुआ है, नुकीला चीज़ से उसका पूरा शरीर को चीर फाड़ दिया गया है। ये देख करके वो अपना दिमाग शांत नहीं रह सकती, उसका हाथ से चाबी गिर जाता है, ठीक है, गिर जाता है, उसका ब्लड में, खून में, गर्म खून में गिर जाता है। फिर वो चाबी को कैसे भी तरीके से ढूंढ के उठाती है, फिर दौड़ के उस रूम से भाग के आती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, संगे संग वो कॉल कर लगाती है अपना मॉम को। लेकिन अफसोस का बात है कि टेलीफोन लाइन डेड मिलता है। फिर उसको बाहर एक क्रैश का साउंड सुनाई देता है, वो बहुत घबरा जाती है, उसको क्या पता मार्क्वी के वापस आ गया, उसको सब चीज़ पता लग गया, दौड़ते भागते वो बाहर जाती है,
तब उसको पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो जीन गिव्स है। जीन गिव्स कौन है? याद है वो पियानो ट्यूनर फुल टाइम जो कि ब्लाइंड था, जिसको रिक्रूट किया गया था, वही पियानो ट्यूनर का नाम है जीन गिव्स। ठीक है, फिर उसको वो सारा चीज़ बताती है कि पता है मुझे ये सब चीज़ पता चला, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब जीन गिव्स उसको बताता है कि हाँ ऐसा ही बात है, ये आदमी ऐसा ही है, बट तुम चिंता नहीं करो, मैं ज़रूर तुमको यहाँ से निकलने का कोई प्लान करूँगा, हम लोग मिल के इस चंगुल से निकलने का बारे सोचेंगे। ठीक है, और एक चीज़ क्या हो जाता है, ये फिर से एक सिंबॉलिज्म है कि वो जो प्रोहिबिटेड की था ना, उसके ऊपर एक ब्लडी हर्ट मार्क आ जाता है, क्योंकि वो काउंटेस का खून से सना हुआ बॉडी में गिर गया था। तो फिर वो कितना भी उसको साफ करती है ना, वो खून का निशान मिटता नहीं है, वो खून एक हार्ट शेप होकर के एक धब्बा बन करके बैठ जाता है। ठीक है, फिर आखिर वो टाइम आ जाता है, मार्क भी लौट के आता है, अपना बिजनेस डील उसका ख़त्म होता है। आ करके वो बोलता है कि अच्छा मेरा वो की जो मैंने तुमको दिया था वो कहाँ गया। तो फिर वो थोड़ा इसको हेजिटेट कराने का, मतलब ध्यान भटकाने का कोशिश करता है, लेकिन मार्क भी बिल्कुल नहीं मानता, बोलो दो, मैंने जो तुमको की दिया है वो दो। फिर वो जाती है, की लेकर आके उसको देती है, लेकिन की देते ही उसको पता चल जाता है कि ब्लड मार्क देख करके इसने, मैंने जहाँ इसको जाने मना किया था वो वहीं पे वो गया था। थोड़ा देर का सेकंड के लिए वो चुपचाप रहता है, फिर वो अपना मन बना लेता है और बोलता है कि पहले तुम नील डाउन हो, हांटू मुड़ करके बैठो उसके सामने। तो वो लड़की बैठती है, फिर उस लड़की का फोर हेड में क्या करता है, वो जो ब्लडी मार्क वाला की था ना, की उसका कपाल में फोर हेड में वो सटाता है, और वो ब्लडी मार्क मैजिकली उसका मतलब की से हट करके उसका फोर हेड में एकदम स्टैम्प्ड जैसा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसको बोलते हैं कि अब तुम खुद को मार्टियरडम के लिए प्रिपेयर करो, शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब क्योंकि अब उसको उसका राज पता चल गया, अब लड़की को वो जीने नहीं देगा, अब लड़की को वो मार देगा। वो जाता है अपना, उसका पास जो एंशिएंट स्वॉर्ड है उसको धार करने जाता है कि उससे उसका सर कलम कर देगा वो। फिर वापस से उसको बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुमको मारूंगा, लेकिन उसके पहले तुमको बढ़िया से तैयार करके खूबसूरती का साथ मारूंगा। जाओ तुम जाके बढ़िया से नहा धो के तैयार होके वहीं वाला वाइट ड्रेस और ओबी चोकर पहन करके आना, म्यूजिक रूम में वेट करना, जब मैं कॉल करूंगा तब आ जाना यहाँ। ठीक है, कत्ल होने के लिए। तो इतना उसका पास पावर है ना, और इतना वो कॉन्फिडेंट है कि वो जानता है कि वो कहीं से भागने का कोशिश भी करेगा या कहीं भी चल जाएगा तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे मार्कवी ही करता धरता बिताता है, उसका जो मर्जी होता है वहीं चलता है। ठीक है, तो फिर वो जाता है म्यूज़िक रूम में, उसको और कुछ करने का कुछ रहता नहीं है। म्यूज़िक रूम में वो जाता है और वहाँ पे वो मिलता है अपने जीन येब से, और यहाँ पहली बार वो उसको डिक्लेयर करता है कि येस यू आर माई लवर। वो दोनों किस करते हैं और जीन वेब्स उसको बोलता है कि ठीक है तुम चिंता नहीं करो, मैं तुमको बचाने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन वो उसको मना कर देती है, बोलती है कि नहीं तुम मत जाओ। यहाँ देखिए, यहीं पे फेमिनिस्ट एंगल आता है। जनरली क्या दिखाया जाता है, उस मतलब ओरिजिनल जो ब्लू बियर्ड वाला जो लेजेंड था, वहाँ पे लड़की का भाई आकर के उसको बचाता है, तो लाइक अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, उसको रेस्क्यू कौन कर रहा है, मैस्कुलाइन हीरोइक फिगर। लेकिन यहाँ पे जो हीरोइक फिगर है वो रेस्क्यू क्या करेगा, वो तो खुद वीक है, वो तो खुद हेल्पलेस है। यहाँ पे रक्षाकर्ता का भूमिका में कौन आता है, उसकी माँ। कैसे आता है, क्योंकि अच्छा ये मार्कवी जो है ये पहले ही टेलीफोन लाइन सारा डेड करके रख दिया था इस हिसाब से, ताकि वो कॉल करे भी तो बस अंदर कैसल का अंदर जो है वहीं तक कॉल पहुंचाए, कैसल का बाहर किसी के साथ कॉल कनेक्ट ही ना हो। अब याद है एकदम पहली दफ़ा वो रूम से घूम के आने के बाद, नहीं रूम से घूम के आने के बाद तो वो जब कॉल किया था तो डेड हुआ था, कॉल तो लगा ही नहीं था। एकदम पहली बार जो अपने माँ को कॉल करके वो रो रहा था कि मुझे ऐसा डर लग रहा है, वहीं कॉल का बाद उसका माँ घबरा गई थी, वो समझ गई थी कुछ ना कुछ मेरे बेटी के साथ बुरा होने वाला था। उसी घड़ी वो वहाँ से निकल गई थी और निकल करके वो आ रही थी यहीं मार्कवी का कैसल में अपना बेटी को बचा। फिर उसकी माँ हॉर्स बैक में करके दौड़ते दौड़ते वहाँ से आती है और ये उसको दिख जाता है। कैसल का बाहर एक छोटा सा फाँक है, वहाँ से हीरोइन को दिख जाता है कि उसका माँ हॉर्स बैक में करके आ रही है उसको बचाने के लिए। लेकिन यहीं बीच में क्या होता है, उसका हस्बैंड उसको मारने के लिए ऑलरेडी कॉल कर चुका, एक बार कॉल कर चुका नहीं उठाया, दूसरा बार कॉल चुका फिर भी नहीं उठाया, अब तीसरा बार वो कॉल करता है इम्पेशेंट होकर, तब वो उठा लेता है और जीन ये उसको बोलता है नहीं तुम यहीं पीछे रहो मत जाओ, मैं जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आओ, या तुम आगे अपने जान को जोखिम में मत डालो। तो वो जाता है आगे, जो लड़की है वो जाती है और उसको देख करके क्या कहता है, फिर वो मॉकिंगली हंसता है जो मार्कवी है
और वो बोलता है कि अब तुम क्या हो चुके हो, अब तुम और मेरे लिए कोई अपील नहीं रखते, अब तुम एक होर हो चुके हो। ओके, नाउ यू आर लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, नाउ यू होल्ड नो अपील फॉर मी। और मैंने वो जो तुमको रिंग दिया था ना, चलो वो मुझे वापस करो, वो एक और दर्जन फियोंसे के लिए वो काम आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे इस लवर जीन इव्स को भी वहीं पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें पहुंचा। तुम चिंता नहीं करो, दोनों को एक साथ मारूंगा, एक साथ कत्ल करूंगा, ठीक है। तो फिर वो पहले उसको नील डाउन करने बोलता है और वहीं वाइट ड्रेस और रूबी चोकर पहन कर उसको लास्ट एक टाइम देखता है, उसका नेक में किस करता है, फिर अपना धारदार तलवार से एक तलवार मारता है, उसका पूरा ड्रेस कट के गिर जाता है, वो नंगी खड़ी रहती है उसका सामने। फिर वो प्रिपेयर करता है कि उसका सर कलम करने का, लेकिन जैसे ही वो मतलब अपना तलवार नीचे लटकाने वाला होता है, वैसे ही दरवाज़ा में खटाखट बाहर आवाज़ होता है। समझ जाता है उसका जीन वेव्स और उसकी बेटी यानी हीरोइन दोनों समझ जाती है कि उसकी माँ आ गई है। तो और ये जो मार्क्यू है ना, ये थोड़ा सा घबरा जाता है कि क्या बात है, ये सब तो अब तक तो सब मेरा प्लान के अनुसार हो रहा था, अब यहाँ कौन आ गया। तो वो कुछ सेकंड्स के लिए जब वो अनप्रिपेयर्ड हो जाते हैं, उसका फ़ायदा उठा करके दौड़ करके जंप करके वो चल जाती है, वो लड़की दरवाजे के सामने दरवाज़ा को खोल देती है और उसका माँ अंदर आता है। और इससे पहले कि वो तलवार चला करके मार्क्वी उसका माँ को या किसी और को जख्मी कर सके, वो डायरेक्ट रिवॉल्वर अपना उठाती है और शूट कर देती है, सीधा सर में गोली लगता है और मार्क्वी का खेल खत्म। अब क्या दिखाता है, अब स्टोरी फ्यूचर में आके एंड होता है। फ्यूचर में दिखाता है कि मार्क्वी मर चुका है, उसका जितना भी धन दौलत जितना था वो सारा मैक्सिमम चैरिटी में दे दिया है इन्होंने, हम लोग का हीरोइन ने। और उस कैसल को अब एक क्या म्यूज़िक स्कूल में तब्दील कर दिया गया है, सॉरी कैसल को नहीं, कैसल को ब्लाइंड स्कूल में तब्दील कर दिया। वहाँ ब्लाइंड बच्चे लोग आते हैं, पढ़ाई लिखाई होता है, ठीक है। जीन वेब्स भी वहाँ रहता है, उसका माँ भी वहाँ रहती है, ठीक है। तो तीनों मिलकर एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और हीरोइन खुद भी एक अपना म्यूज़िक स्कूल खोली है पेरिस के बाहर, ठीक है। तो तीनों अब बहुत सुंदर सुख शांति से लाइक दे आर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, वो एंडिंग होता है। लेकिन उसमें छोटा सा ट्विस्ट ये भी रख जाता है कि जीन वेव्स को, क्योंकि वो ब्लाइंड है तो उसको तो दिखता नहीं है कि उसका फोरहेड में अभी भी वो ब्लडी मार्क रह गया है। याद है कौन ब्लडी मार्क, जो की में, जो फॉरबिडन की में जो उसका खून से सना हुआ जो ब्लड मार्क था, जो कि उसका फोरहेड में मतलब ट्रांसफ़र हो गया था, प्रिंट हो गया था, वो अभी भी नहीं गया। बहुत बार उसने धोने का कोशिश किया, साफ करने की कोशिश किया, लेकिन नहीं गया है। और यही एक चीज़ का वो शुक्र मानती है कि चलो शुक्र है कि वो ब्लाइंड है, इस वजह से उसको दिखता नहीं ये मेरा परमानेंट मार्क, ये मेरा एक शेम है, ठीक है। तो प्योरिटी के अंदर भी जब स्टोरी एंड भी होता है तो भी प्योर हैप्पीनेस के बीच एक शेम, एक करप्शन रह ही जाता है। तो ये इस थीम को प्रमोट करता है कि करप्शन लाइज इन द इनोसेंस इटसेल्फ एंड इट कैन करप्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये था पूरा समरी, आशा करते हैं शॉर्ट स्टोरी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे। और ऐसे ही पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, नॉवल या कोई और भी चीज़ में अगर आपको हेल्प का दरकार हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिएगा, हम लोग उसमें ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़